1947 भारत आजाद हो गया। हर राज्य की तरह बिहार में भी कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की तरफ से पहले सीएम कृष्णा सिंह बनते हैं। आजादी के 13 साल बाद जवाहरलाल नेहरू ने कृष्णा सिंह को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू ने कृष्णा सिंह को कहा कि कांग्रेस एक पूरी की पूरी अपर कास्ट डोमिनेंट पार्टी बन चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ, उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी वो ओबीसी को नजरअंदाज करे जा रही थी। आजादी के बाद जिस तरह का ट्रेंड डेमोक्रेसी में देखा गया, उसी तरह का ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी में भी देखा गया, सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट डोमिनेंस। कृष्णा सिंह के बाद केबी सहाय चीफ मिनिस्टर बनते हैं और उनकी सरकार पूरी की पूरी करप्ट निकलती है और उसके बाद राम मनोहर लोहिया कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। 9 अगस्त 1965 पटना की गलियों में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। सब के सब आम नागरिक से बच्चे से लेके जवान प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस उन पे लाठीचार्ज और अरेस्ट करवाती है और वहीं से एक नाम आता है लोहिया फैक्टर, जिस कारण से कांग्रेस बहुत ही ज्यादा बदनाम हो रही थी। और इसका रिजल्ट आपको 1967 के इलेक्शन में साफ साफ देखने मिलेगा। बिहार में पहली बार कांग्रेस सत्ता से हटती है और कांग्रेस 319 में से सिर्फ और सिर्फ 128 सीट जीतती है। 1968 बीपी मंडल कांग्रेस से भाग के सीएम बन जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना के लिए। फिर उसके बाद भोला पासवान शास्त्री सीएम बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 महीना के लिए। फिर इन लोग के बीच में आपस में मतभेद हो जाती है, जिस कारण से सरकार गिर जाती है। फिर प्रेसिडेंशियल रूल लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ 8 महीना के लिए। फिर इसके बाद मिड टर्म इलेक्शन होता है, जिसमें कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 118 सीट पे सिमट जाती है। फिर टाइम आता है फरवरी 1969, जहाँ पे हरिहर सिंह सीएम बनते हैं 4 महीना के लिए। फिर उसके बाद वापस भोला पासवान शास्त्री सीएम बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के लिए। फिर आपस में कुछ मतभेद हो जाती है, जिस कारण से प्रेसिडेंशियल रूल दूसरी बार लागू होता है। फिर उसके बाद सीएम बनते हैं दारोगा प्रसाद राय, जो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए। फिर उसके बाद मार्च 1970 कर्पूरी ठाकुर सीएम बनते हैं 1.5 साल के लिए। 1972 से लेकर 1973 के बीच में लमसम 9 सीएम और बनते हैं और 2 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। यह सब के बीच में कर्पूरी ठाकुर ने अपने छोटे से कार्यकाल में 2 बड़े फैसले किए थे। पहला, मुंगेरी लाल कमीशन पे ओबीसी रिजर्वेशन और दूसरा, बिना इंग्लिश पास किए हुए ग्रेजुएशन। लोग इसका मजाक उड़ाते हुए इसका नाम पड़ा था कर्पूरी डिवीजन, पर इसका इम्पैक्ट आने वाले ओबीसी समाज के लिए सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। यही वो कड़ी थी जहाँ पे ओबीसी में चिंगारी आई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार राज्य में ज्यादातर ओबीसी नेताएं कर्पूरी डिवीजन ही से निकले हुए हैं। 1970 पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में ये पहली बार देखा जाता है कि ओबीसी वर्ग से आने वाले 2 छात्र लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी, लालू प्रसाद यादव प्रेसिडेंट बनते हैं और सुशील कुमार मोदी जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। कर्पूरी ठाकुर और दारोगा प्रसाद राय के सीएम बनने के बाद बिहार की राजनीति में ओबीसी वर्ग की चुप्पी टूट रही थी और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी राम लखन यादव, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो अपना कांग्रेस में पकड़ मजबूत कर रहे थे। बट कांग्रेस ओबीसी को मौका नहीं देना चाहती थी। 1975 बिहार इलेक्शन से पहले समस्तीपुर में एक दुर्घटना होती है। एलन मिश्रा की बॉम्ब ब्लास्ट में हत्या होती है। पूरे बिहार में सहानुभूति हो रही होती है। इसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस जगन्नाथ मिश्रा, जो कि एलन मिश्रा के भाई होते हैं, उनको सीएम बना देती है और कांग्रेस यहीं पे अपनी सबसे बड़ी गलती करती है, फिर से अपर कास्ट सीएम, जिस कारण से इस बार ओबीसी में चिंगारी नहीं, पूरी की पूरी आग जल चुकी थी। और जैसे ही जगन्नाथ मिश्रा सीएम बनते हैं, दारोगा प्रसाद राय और राम लखन यादव को साइड करना शुरू कर देते हैं और इसी वक्त सेंट्रल में इमरजेंसी लागू होता है, जिसका जगन्नाथ मिश्रा खुल के समर्थन देते हैं। 1977 इमरजेंसी खत्म हुई और इलेक्शन होती है, जिसमें पार्लियामेंट में कांग्रेस बिहार से सिर्फ और सिर्फ 1 सीट जीतती है और विधानसभा में 319 में से 57 सीट जीतती है। फिर 1 साल बाद कांग्रेस 2 धड़ों में टूट जाती है। एक कांग्रेस ओ बनता है, एक कांग्रेस आई बनता है। कांग्रेस ओ में राम लखन यादव होते हैं, जो कि लीड कर रहे होते हैं, और कांग्रेस आई में मेन कांग्रेस ही होती है। 1980 कांग्रेस आती है, जो कि मेन कांग्रेस होती है, वो वापस आती है और असेंबली में 173 सीट जीतती है, जिस कारण से जगन्नाथ मिश्रा वापस सीएम बनते हैं। इस बार जगन्नाथ मिश्रा जैसे ही सीएम बनते हैं, ओबीसी नेताओं को हटाने लगते हैं और पूरी की पूरी पार्टी की कमांड अपने हाथ में लेते हैं। जगन्नाथ मिश्रा का ये कार्यकाल बिहार के लिए नर्क के बराबर था। इस कार्यकाल में गवर्नमेंट पूरी की पूरी करप्शन, वायलेंस, मर्डर और पुलिस ब्रुटेलिटी के लिए जानी गई।
बिहार का फेमस अखफोड़वा कांड भी इनके कार्यकाल में ही हुआ था, जिसमें पुलिस साइकिल के स्पोक पे तेजाब डाल के लोगों के आंख फोड़ दिया करते थे। इंडियन नेशन और आर्यभट्ट जैसे अखबार जगन्नाथ मिश्रा के पीछे पड़ चुके थे और ऐसी खबर छपी थी कि जब तक जगन्नाथ मिश्रा के टेबल पे नोटों का बंडल न दिख जाए तो वो सुबह उठ के बरस नहीं करते। अगस्त 1982 एक एंटी प्रेस बिल लाने की कोशिश की गई। लोगों ने इसका भारी विरोध किया। सरकार ने लोगों पे लाठीचार्ज और दिन प्रतिदिन जगन्नाथ मिश्रा की सरकार बदनाम होती चली। मई 1983 जगन्नाथ मिश्रा बड़ी सभा में बोलते हैं कि मैं अपना सरनेम को त्याग करने जा रहा हूँ। NSUI के प्रेसिडेंट प्रेमचंद्र मिश्रा पटना यूनिवर्सिटी में अपने साथ 300 स्टूडेंट को ले जाके सरनेम त्याग करते हैं और वो बोलते हैं कि ये कास्टलेस फ्री सोसाइटी का पहला कदम है। और उसी साल 14 अगस्त 1983 को जगन्नाथ मिश्रा को CM पद से हटा दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस समय में जितने भी स्टेट पॉलिटिक्स होती थी वो सब के सब दिल्ली में खेली जाती थी। जैसे ही प्रेमचंद्र मिश्रा को पता चलता है कि जगन्नाथ मिश्रा को CM से हटा दिया गया है, प्रेमचंद्र मिश्रा अपने साथ कुछ लोगों को लेके जगन्नाथ मिश्रा से मिलने जाते हैं। जैसे ही प्रेमचंद्र मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा से मिलते हैं तो वहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है जगन्नाथ मिश्रा। प्रेमचंद्र मिश्रा बोलते हैं कि आप ये क्या कर लिए, तो जगन्नाथ मिश्रा बोलते हैं कुछ गलती हो गई थी, ठीक कर लिया उसे, तुम लोग भी कर लो। 1985 से लेके 1990 के बीच में बिहार में 4 CM बदले गए थे। कांग्रेस का मेनली 3 वोट बैंक थे, पहला ब्राह्मण, दूसरा दलित और तीसरा मुस्लिम। ब्राह्मण और दलित तो दूसरे के विकल्प में जा रहे थे, पर मुस्लिम अभी भी कांग्रेस के साथ। पर उस वक्त में बिहार में कुछ ऐसे होने वाला था कि जिस कारण से मुस्लिम फिर कभी कांग्रेस के साथ गए ही नहीं। 24 अक्टूबर 1989 भागलपुर में मुस्लिम इलाकों में दंगे होते हैं जो कि हफ्तों तक चलती है और हजारों लोगों की जान जाती है इस दंगे में। जितने लोग भी इस दंगे में मारे गए उसमें से लमसम 90% तो मुस्लिम ही आबादी थी। उस समय बिहार के CM भागवत जा आजाद थे जो कि ब्राह्मण थे, उन्हें हटा के एक राजपूत को CM बनाया गया, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। जैसे ही सत्येंद्र नारायण सिन्हा CM बनते हैं वो कांग्रेस के प्रति नाराजगी जताते हैं कि DGP और जनरल सेक्रेटरी दोनों ब्राह्मण थे जो सत्येंद्र नारायण सिन्हा की बात नहीं सुन रहे थे और दंगा कंट्रोल नहीं कर रहे थे। ये दंगा कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसके पीछे 3 कारण और थे। पहला, सालिन और अंसर क्रिमिनल गैंग दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते, और दूसरा, भागलपुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्णा स्वरूप द्विवेदी जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे दंगे के प्रति। और तीसरा, CM एक बार भी भागलपुर दौरे पे नहीं गए, यहाँ तक कि राजीव गांधी भागलपुर आए तो भी CM ने कुछ न कुछ बहाने करके भागलपुर नहीं गए। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा निकालते हैं लोगों को भरोसा दिलाने के लिए सरकार के प्रति, पर उससे कुछ होता नहीं है और कांग्रेस एक बार फिर से जगन्नाथ मिश्रा को बिहार का CM बना देते हैं और इलेक्शन होती है जिसमें कांग्रेस बुरी तरह हारती है। लालू प्रसाद यादव पहली बार CM बनते हैं बिहार के पूरी बहुमत के साथ। उधर कांग्रेस में एक नेता सीताराम केसरी, उन्हें भरोसा था कि कांग्रेस कभी न कभी उन्हें CM बनाएगी, पर कांग्रेस कभी ऐसा करती ही नहीं है, जिस कारण से उन्हें अब कांग्रेस से बदला लेना रहता है। तो उन्होंने सोचा कि अब CM नहीं बनना है तो मैं कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म कर दूंगा बिहार। कांग्रेस में जितने भी पार्टी वर्कर थे वो धीरे धीरे छोड़ने लगे, जंगल राज के प्रति कुछ बोलते नहीं थे, कुछ भी मर्डर, वायलेंस, क्रिमिनल ये सब के प्रति कुछ एक्शन नहीं लेना जा रहा था, उसके प्रति भी कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही थी। और धीरे धीरे करते हुए कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया और RJD वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पार्टी बन गई थी बिहार में, और इसी का नाम लोगों ने रखा सीताराम इफेक्ट। तो दोस्तों ये थी कांग्रेस की कहानी। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ जनरल को सपोर्ट कर रही थी और बाकी सब कम्युनिटी के लोगों को साइड किए जा रही थी। धीरे धीरे लोगों के अंदर नफरत कांग्रेस के प्रति जागने लगी और आप आज देख सकते हैं कि कांग्रेस को गए हुए 36 साल हो गए और कांग्रेस का बिहार की राजनीति में कोई उतना योगदान नहीं है। तो वीडियो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।